हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां खुद के लोग रोजी रोटी को तरस रहे, लेकिन हमारा ऑब्सेशन नहीं छूट रहा। भारत ने दोस्तों ये कहकर बंद कर दी पाकिस्तान की बोली, लेकिन दोस्तों इसके जस्ट बाद पाकिस्तानियों ने शहबाज सरकार की लगा दी लंका। जी हाँ, और कह दिया इन्हें चाहिए कश्मीर, पेंट कराने तक के पैसे नहीं है और कश्मीर चाहिए। पूरी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, और साथ ही साथ बताएंगे जहां राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से दोस्तों भारत को लेकर जो बातें कही हैं, चाइना की जमकर तारीफ की है दोस्तों, और कश्मीर को तथा कथित हिंसक जगह बता दिया है दोस्तों। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी को जो लताड़ा है दोस्तों बयानों से, सबसे पहले आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मेरा भारत महान है और भारत की जो सेना है वो पूरे विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत ने बंद की पाकिस्तान की बोलती। कहा खुद के लोग रोजी रोटी को तरस रहे, लेकिन हमारा ऑब्सेशन नहीं छूट रहा पाकिस्तान से। जी हाँ, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में पाकिस्तान को एक बार फिर से खूब खरी सुनाई है। दरअसल पाकिस्तानी विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने गुरुवार को भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरिक हथियारों की आपूर्ति पर चिंता जताई थी। हिना रब्बानी ने कहा कि इससे दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिरता और पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा है। अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। भारत की प्रतिनिधि ने हिना रब्बानी खार की टिप्पणी को भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार कहा। जवाब देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत की प्रतिनिधि सीमा पुजानी ने कहा कि पाकिस्तान की जनता अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है जंग, अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं और अपनी स्वतंत्रता के लिए तरस रही है। ऐसे में भारत के साथ पाकिस्तान का ऑब्सेशन ये दिखाता है कि इनकी प्राथमिकताएं ही गलत हैं। मैं इसके नेतृत्व और अधिकारियों को सलाह दूंगी कि वे निराधार प्रोपेगेंडा के बजाय अपनी ऊर्जा को अपनी जनता के लाभ के लिए काम करने पर केंद्रित करें। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर पर तुर्की के प्रतिनिधि और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी खेद व्यक्त किया। सीमा पुजानी ने कहा कि हम तुर्की द्वारा भारत के आंतरिक मामले पर की गई टिप्पणियों पर खेद जताते हैं और उसे सलाह देते हैं कि वो हमारे आंतरिक मामलों पर अवांछित टिप्पणी करने से बचे। जी हाँ दोस्तों, ये तो थी भारत ने जो लताड़ लगाई पाकिस्तान की वो खबर। लेकिन दोस्तों अब जो आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर खुद पाकिस्तानी शहबाज शरीफ सरकार को कोस भी रही है दोस्तों, और साथ ही साथ शर्मनाक बातें कह रही है। जी हाँ, कह रहे हैं कि इन्हें कश्मीर चाहिए। पाकिस्तानी एयरलाइन का कबाड़ प्लेन बना रखा है, पेंट कराने तक के पैसे नहीं। जी हाँ, बता दें कि पाकिस्तान में हर इंडस्ट्री आर्थिक संकट की मार झेल रही है। इसका असर पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर भी पड़ रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें PIA का एक प्लेन जर्जर हालत में एयरपोर्ट पर खड़ा दिखाई दे रहा है, और कई लोगों ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए पाकिस्तान को ट्रोल किया। ट्विटर यूजर्स ने कमेंट्स में पाकिस्तान की कंगाली पर तंज कसते हुए कहा इन्हें कश्मीर चाहिए। सिर्फ 15 सेकंड के इस वीडियो में PI का एक यात्री विमान रनवे पर खड़ा दिखाई दे रहा है। जो शख्स वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो कहता नजर आ रहा है कि हवाई जहाज को पेंट कराने तक के पैसे नहीं है इन भिखारियों के पास, और हालात इनकी ऐसी हो चुकी है और इन्हें कश्मीर चाहिए। ऐसे में दोस्तों खुद पाकिस्तानी शहबाज शरीफ और शहबाज की सरकार को शर्मनाक बता रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, जब खुद पाकिस्तानी ऐसी बात कह रहे हैं तो बाहर का देश अगर कहता भी है तो वो बहुत बड़ा अतिशयोक्ति नहीं होने वाला। बहरहाल आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर CDS जनरल चौहान ने कहा यूक्रेन युद्ध सबक सिखाता है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता होने की जरूरत है। जी हाँ, रक्षा प्रमुख अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा है कि यूक्रेन में जारी जंग से भारतीय सशस्त्र बल ये सबक सीख सकते हैं कि उन्हें हथियारों और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रायसीना डायलॉग में एक परिसंवाद सत्र में जनरल चौहान ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की पहल बड़ी संख्या में प्रमुख उपकरण और हथियार प्रणालियों का उत्पादन करने का विकल्प प्रदान कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन युद्ध ने इस सवाल को उठाया है कि क्या देशों को छोटे तीव्र युद्धों के लिए क्षमता विकसित करनी चाहिए या उन्हें लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। CDS ने कहा भारत के मामले में वास्तव में हमें यह देखना होगा कि भविष्य
में हमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हमें नहीं लगता कि यूरोप में जो भी कुछ हो रहा है उस तरह का कोई लंबा संघर्ष यहाँ होने वाला है। उन्होंने कहा हमें आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है और ये हमारे लिए यानी यूक्रेन युद्ध से सबसे बड़ा सबक। अगर आप भी दोस्तों चौहान जी के बात का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की पहल की वो वास्तव में हर एंगल से बेहतर होने वाला है, भारत के लिए भारत के पक्ष में होने वाला है, तो मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत कहना कमेंट में मत भूलिएगा और लॉन्ग लिव मोदी जी कह दीजिएगा। हमेशा की तरह चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इस खबर को आखिर क्या ही कहें दोस्तों, बता दें राहुल गांधी ने की चीन की जमकर तारीफ और कश्मीर को बता दिया तथा कथित हिंसक जगह। जी हां, और कह दिया मोदी भारत को बर्बाद कर रहे हैं। कैमब्रिज से राहुल गांधी ने हमला किया है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में जाकर के और भारत के विषय में वहां से बात की है दोस्तों। अब आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे, आपको बता दें पूरी खबर क्या है और कैसे बीजेपी ने भी पलटवार किया है। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि चीन शांति का पक्षकार है। उन्होंने कई उदाहरणों के जरिए अपनी बात को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने चीन की रणनीति का जिक्र किया है, उसके द्वारा किए गए विकास की बात की है और पश्चिमी देशों की विचारधारा पर भी विस्तार से बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि आप चीन में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, रेलवे, एयरपोर्ट देखते हो, ये सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। नदी की ताकत है, चीन प्रकृति के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। वही बात जब अमेरिका की आती है तो वो खुद को प्रकृति से बड़ा मानता है। यही बताने के लिए काफी है कि चीन शांति में कितना ज्यादा दिलचस्पी रखता है। इसके अलावा राहुल गांधी ने चीन को लेकर यह भी कहा है कि वहां पर सरकार एक कॉर्पोरेशन की तरह काम करती है, उस वजह से हर जानकारी पर सरकार की पूरी पकड़ रहती है। उनके मुताबिक इस समय भारत और अमेरिका में ऐसी स्थिति नहीं है। राहुल गांधी ये मानते हैं कि इसी वजह से चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में इतना आगे बढ़ गया है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी बड़ा हमला किया दोस्तों। राहुल ने अपने संबोधन के दौरान पुलवामा हमले का जिक्र किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर को तथा कथित हिंसक जगह बता दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर इमरजेंसी प्रोन स्टेट है और तथा कथित हिंसक जगह है। मैं उस जगह भी गया था जहां हमारे 40 जवानों को मार दिया गया था। वैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल के दिए कई दूसरे बयान भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी तरफ से पेगासस को लेकर एक बयान दिया गया था। राहुल ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ तक कि मेरे फोन में भी पेगासस था। मुझे अधिकारियों ने सलाह दी कि मैं फोन पर सावधानी से बात करूं क्योंकि फोन की रिकॉर्डिंग की जा रही है। भारत में लोकतंत्र खतरे में है। हम लोग एक निरंतर दबाव महसूस कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर केस किए जा रहे हैं। मेरे ऊपर कई केस किए गए हैं, ऐसे मामलों में केस किए गए हैं जो बनते ही नहीं। हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इन्हीं सब बातों को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता टॉम वडक्कर ने कहा हम राहुल गांधी के मति भ्रम के लिए क्या कह सकते हैं। अगर वो चीन के साथ अपने यानी कांग्रेस के समझौता ज्ञापन को सार्वजनिक करते हैं तो हमें भी दिलचस्पी होगी और भारत के लोग भी जानना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि हम टेलीफोन पर हुई उनकी बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो लगातार चुनावी हार का सामना करने के बाद विदेशी धरती से भारत की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया कि पेगासस जासूसी मुद्दे की जांच करने वाली सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति तकनीकी समिति को राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को अपने फोन सौंपने से किसने रोका था। ऐसा क्या था उनके फोन में कि उनको छिपाने की आवश्यकता पड़ गई। उन्होंने और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया। साथ ही साथ दोस्तों अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी की पीएम मोदी के खिलाफ तो नफरत हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। उन्होंने कहा राहुल गांधी किसी और की नहीं, कम से कम इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और उनके नेताओं की ही सुन लेते हैं। यानी कि दोस्तों कितना बुरा लगता है जब भारत देश की अंदर की बात आप बाहर विदेशी में जाकर के करते हैं दोस्तों, और उसमें भी बुराई करते हैं। ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, चाहे वो नेता विपक्ष का ही हो या पक्ष का हो। बहरहाल राहुल गांधी के इन टिप्पणियों को आपने ध्यान से सुना होगा दोस्तों। अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कमेंट करके बताना चाहेंगे राहुल गांधी के बारे में, कमेंट में जरूर लिखिएगा भारी मात्रा में। और दोस्तों जितना ज्यादा हो सके आज वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और भारत को सुनहरा बना सके। बात करते हैं एक और खबर की तरफ, जहां दिल्ली में हुई क्वाड बैठक से चीन को लगी तगड़ी वाली मिर्ची। अब कह रहा है कि बातचीत का मकसद शांति और विकास से होना चाहिए। जी हाँ, चीन ने शुक्रवार को अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान वाले क्वाड समूह की बैठक की आलोचना की और कहा कि राज्य दर राज्य बातचीत को शांति और विकास के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और विशिष्टता के बजाय आपसी विश्वास और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देना चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, उनके जापानी समकक्ष योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री
मंत्री पेनी वोंग ने भाग लिया। इस दौरान क्वाड विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को नई दिल्ली में एक बैठक में इंडो पैसिफिक की स्थिति की व्यापक समीक्षा की और ये बैठक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं को लेकर थी। जी हाँ दोस्तों, क्वाड के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन का मानना है कि राज्य से राज्य की बातचीत उस समय की प्रवृत्ति के अनुरूप होनी चाहिए जो विशिष्टता के बजाय शांति और विकास है। हमें लगता है कि देशों को क्षेत्रीय आपसी विश्वास, शांति और इस क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने के लिए और अधिक काम करना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों एक और खबर की, जहां जयशंकर जी ने चीन को दी साफ साफ चेतावनी और दो टूक कहते हुए कहा आतंकी घोषित करने में यूनाइटेड नेशन में ना हो राजनीति। जी हाँ, इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने चीन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यूएन में आतंकियों को घोषित करने में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जयशंकर जी ने कहा कि क्वाड में सदस्य देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इसमें सबसे अहम मुद्दा ये था कि यूएन में वैश्विक आतंकी घोषित करने की प्रक्रिया का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। ये एक तरह से चीन को भारत का सीधा संदेश था। दरअसल चीन ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तान के आतंकियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए भारत और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए हर कदम पर रोड़ा अटकाया है। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की ओर, जहां श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने की भारत की जमकर तारीफ। कहा जितना भारत ने किया उतना बाकियों ने एक साथ मिलकर भी नहीं किया। जी हां, श्रीलंका ने शुक्रवार को पिछले साल आर्थिक संकट से उबरने में द्वीप राष्ट्र की मदद करने के प्रयासों के लिए भारत को धन्यवाद दिया। श्रीलंका के विदेश मंत्री MUM अली साबरी ने कहा कि अन्य सभी देशों ने मिलकर वो नहीं कर पाया जो भारत ने उनके देश के लिए अकेले किया। गौरतलब है कि पिछले साल श्रीलंका ने ठीक वैसा ही आर्थिक संकट देखा था जैसा वर्तमान समय में पाकिस्तान देख रहा है। तब जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था और सत्ता बदल दी थी। जी हाँ, मंत्री ने कहा भारत हमारी रिकवरी और स्थिरीकरण का सबसे बड़ा भागीदार है। मुझे लगता है कि अन्य सभी देशों ने मिलकर वो नहीं किया जो भारत ने मेरे लिए किया, हमारे लिए किया। 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन ने हमें और दिन लड़ने के लिए जीवन रेखा दी। हम भारत का इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बड़े आभारी हैं हम भारत के। मंत्री ने श्रीलंका की मौजूदा स्थिति पर भी बात की और कहा कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और स्थानीय मुद्रा स्थिर हो गई है। साबरी ने कहा श्रीलंका पिछले मई जून के पतन के बाद से एक लंबा सफर तय कर चुका है। हमारी मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और इसके लिए हम भारत का जमकर और दिल से समर्थन करते हैं और इसके हम बहुत बड़े आभारी। ऐसे में दोस्तों, भारत ने हमेशा बुरे वक्तों में अपने पड़ोसियों की मदद की है, ना सिर्फ पड़ोसियों की बल्कि दूर दराज के देशों की भी मदद की है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान से आज संबंध अच्छे होते तो पाकिस्तान भी भारत के मदद से तर चुका होता दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान ने ही भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं बनाए और आज उसकी जो स्थिति है दोस्तों, भारत के अलावा कोई उसे बचा भी नहीं सकता। बहरहाल आपकी जो भी इस पर निजी राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं एक और खबर की, जहां क्या यूक्रेन में कत्लेआम मचाने की तैयारी में है रशिया। पुतिन के खतरनाक प्लान के खुलासे का सबसे बड़ा दावा। जी हां, रशिया और यूक्रेन युद्ध एक साल से बदस्तूर जारी है। इस एक साल की अवधि में ना तो रशिया की आक्रामकता कम हुई है और ना ही यूक्रेन ने हार मानी है। ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर मास सुसाइड अटैक की योजना बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, लगभग 3 महीने तक यूक्रेन पर आत्मघाती हमला करने की खाका तैयार की जा रही है। द मिरर की रिपोर्ट में रशिया के हमले का गोपनीय आकलन किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन ने सैन्य कमजोरी, नाकामी, अक्षमता और उनके खेमे से लगातार हो रही मौतों की वजह से ये फैसला किया है। पुतिन सैन्य बढ़त के लिए मोर्चे पर सैनिकों को लगातार भेजते रहेंगे, लेकिन उनका ये कदम हजारों सैनिकों की कब्रों से होकर गुजरेगा। ये रिपोर्ट यूक्रेन पर रशिया के हमले के 1 साल पूरा होने के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि पुतिन 3 तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें से एक ये है कि रशिया की गतिविधियों से उसके पड़ोसियों पर हमले का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा ये है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों की ओर से लगातार सप्लाई किए जा रहे हथियारों की मदद से जीत मिल सकती है। और तीसरा ये है कि रूसी सेना के पस्त होने और पुतिन के युद्ध को लेकर घरेलू स्तर पर विश्वास खत्म हो जाने से ये युद्ध खत्म हो सकता है। बात करें एक और खबर की दोस्तों, जहां भारत के G20 सम्मेलन में बज रहा कूटनीति का डंका और पाकिस्तान अपने ही मुल्क को कोस रहे प्रवासी बिजनेसमैन। बता दें, पाकिस्तान वर्तमान में कर्ज के लिए संघर्ष कर रहा है, आप सभी जानते हैं। गरीब जनता आर्थिक संकट की मार झेल रही है, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली और सक्षम देशों के विदेश मंत्री भारत में हैं और ये सभी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान अस्तित्व
अस्तित्व में आया था। अंग्रेजों के जाने के बाद दोनों देशों ने एक साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ना शुरू किया था। आज दोनों की हालत में जमीन आसमान का अंतर है। पाकिस्तानी अमेरिकी बिजनेसमैन साजिद एन तरार ने भी भारत की तारीफ करते हुए पाकिस्तान के हालात बयां किए हैं। तरार ने लिखा कि दक्षिण एशिया में कितना विरोधाभास है। एक पड़ोसी G20 के रूप में कूटनीतिक सफलता की बुलंदियों को छू रहा है और दूसरा एक जूनियर पूर्व राज्य मंत्री के घर से अभी अभी 12 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पवित्र भूमि है। क्या उन्हें IMF की आवश्यकता है? ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका में रहने वाले कारोबारी साजिद ने पाकिस्तान पर तंज कसा हो। जी हाँ दोस्तों, साजिद अंतरार ने क्लियर कहा है कि एक तरफ भारत 20 शक्तिशाली देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक कर रहा है और पाकिस्तान बैठक तो छोड़िए अपने आप को ही ताकतवर बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है और वो भी हो नहीं पा रहा। बहरहाल पाकिस्तान अब अपनी रोटी बचाने के चक्कर में लगा है। दोस्तों, आज ये स्थिति है पाकिस्तान की और भारत कहां पहुंच चुका है, अब कोई कंपैरिजन ही इनके बीच नहीं रह गया। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है तो ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अगर चीन ने रशिया को हथियार दिए तो बहुत बुरा हो जाएगा। जी हां, अमेरिका की ड्रैगन को सीधी चेतावनी बता दें, अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चाइना को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बीजिंग रूस को हथियारों की आपूर्ति कराने पर विचार कर रहा है तो इससे संबंधों पर असर पड़ेगा और उसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे। बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन के साथ युद्ध में चीन को रशिया का समर्थन नहीं करना चाहिए, जैसा कि हमने शुरू से ही कहा था और आज भी कह रहे हैं। मगर अगर चीन रशिया की मदद करता है तो और देशों के लिए गंभीर समस्याएं होंगी। एंटनी ब्लिंकन ने आगे कहा, जब मैं चीनी विदेश मंत्री वांग यी यानी चीन में मिला तो मैंने उन्हें इस बारे में बताया। मैंने उनसे कहा कि अगर चाइना रशिया को हथियारों की आपूर्ति करने पर विचार कर रहा है तो ना करे, इससे चीन और अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ेगा। मैंने कहा कि इससे चीन के साथ हमारे संबंधों खराब होंगे, जिससे दुष्परिणाम होंगे। अमेरिका इस बात से आशंकित है कि चीन हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति रशिया को कर सकता है और इस बात को लेकर अमेरिका ने चाइना को इससे पहले भी चेतावनी दे डाली है। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की, जहां महबूबा मुफ्ती को सालों से नहीं मिल रहा पासपोर्ट। अब हाई कोर्ट ने कहा 3 महीने में तय कर दो, दोगे या नहीं। जी हां, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सालों से पासपोर्ट के लिए भटक रही हैं, लेकिन उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पासपोर्ट प्राधिकरण से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को नया यात्रा दस्तावेज जारी करने पर 3 महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह ने कहा कि यह मुद्दा 2 साल से लंबित है और अस्वीकृति के खिलाफ एक अपील के बाद अब इसे पुनर्विचार के लिए संबंधित पासपोर्ट अधिकारी को भेज दिया गया है। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर क्या निजी राय है? महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी करना चाहिए या बिल्कुल नहीं? आप लोग जो कहते हैं कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां अमेरिकी सांसद ने भारत को बताया सबसे शक्तिशाली देश, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध पर दे डाली भारत को सलाह। जी हां, अमेरिका के प्रभावशाली सांसद मार्क वार्नर ने गुरुवार को भारत को अपने नैतिक मूल्यों पर गर्व करने वाला एक शक्तिशाली देश बताते हुए कहा कि उसे कभी न कभी यूक्रेन युद्ध में किसी एक पक्ष को चुनना ही पड़ेगा। जी हां, सांसद मार्क वार्नर ने कहा कि रशिया के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध है। अमेरिकी सांसद ने कहा, मैं समझता हूं कि अगर भारत हथियारों को लेकर रशिया पर निर्भरता कम करता है, मिनिमाइज कर देता है, तो उसे एक विश्वसनीय भागीदार की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, फिर चाहे वो भागीदार अमेरिका ही हो या फिर कोई और हो। लेकिन भारत को अगर ये लगता हो कि कभी कोई संघर्ष पैदा हो तो उन परिस्थितियों में भारत के सैन्य बलों को आपूर्ति मिल सके तो उसको ऐसा करना ही होगा। वार्नर ने कहा, मैं समझता हूं कि भारत एक बहुत बड़ा शक्तिशाली और आशावादी देश है। साथ ही साथ कहा कि रूसी आक्रामकता के संदर्भ में एक स्पष्ट नैतिक चुनौती खड़ी है और भारत स्पष्ट नैतिक मूल्यों पर आधारित देश के रूप में खुद पर गर्व करता है। इसीलिए मुझे ये लगता है कि भारत इस तथ्य को नजरअंदाज यानी इग्नोर नहीं कर सकता कि कभी ना कभी उसे एक पक्ष को चुनना ही पड़ेगा। बहरहाल इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है दोस्तों? अगर ऐसा हुआ तो रशिया यूक्रेन में भारत किसको चुनेगा दोस्तों? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां विदेशों में हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर अमेरिका ने जताई चिंता। नेड प्राइस ने दिया बड़ा बयान। जी हां, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बांग्लादेश में हाल ही में मंदिरों या फिर हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों पर हमले की खबरें आई हैं और इन हमलों को लेकर अमेरिका ने चिंता जताया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि उनका देश किसी भी तरह की हिंसा और उग्रवाद की निंदा करता है। खालिस्तानी तत्वों से हिंदुओं को खतरा और हिंदू मंदिरों पर हमले के बारे में एक सवाल के जवाब में नेड प्राइस ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका का प्रमुख मूल्य धार्मिक बहुलवाद है। हम किसी भी आंदोलन की निंदा करते हैं जो ऐसे हिंसक तरीके के साथ चलता है। जी हाँ दोस्तों,
साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दे, जहां उत्तर प्रदेश में बजाया फूहड़ गाना तो आ सकती है मुश्किल, योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। बता दें, रंगों के त्योहार होली की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो चुकी हैं और इस साल होली 8 मार्च को पूरे देश भर में मनाया जाएगा। होली के त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में हर त्योहार और उसके धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाएगा, लेकिन त्योहार के मौके पर उपद्रवियों और अराजक तत्वों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले अगले कुछ महीनों में होली, चैत्र नवरात्र, शबे बारात, रमजान, नवरोज और रामनवमी समेत कई मुख्य त्योहार आने वाले हैं। कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली जाती है और लोगों की बड़ी बड़ी भीड़ मेले में भी शामिल होगी। ऐसे में इन त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से कराने का जिम्मा प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों के कंधे पर है। योगी सरकार ने कहा, अगर कोई शांतिपूर्ण व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई जानबूझकर दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों को भड़काने का काम करता है तो उसे भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने आगाह कर दिया कि होली पर जगह पर अगर फूहड़ गाने या अश्लील गाने बजाकर उत्पात मचाने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। बहरहाल योगी जी के इस फैसले का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां रद्द कर दे पवन खेड़ा की जमानत, पीएम मोदी के पिता का गलत नाम बताना साजिश है। जी हां, असम पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया जवाब। बता दें, असम पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की है। 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए खेड़ा को असम ले जाने से पहले ही अंतरिम जमानत दे दी थी। असम पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा है कि खेड़ा से हिरासत में पूछताछ जरूरी है और इसी से पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम जानबूझकर गलत बोलने की निम्न स्तरीय हरकत के पीछे किन लोगों का दिमाग था। असम पुलिस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में खेड़ा की तरफ से माफी मांगना सिर्फ छलावा है, उन्हें वास्तव में कोई पछतावा नहीं है। खेड़ा ने माफी मांगकर सुप्रीम कोर्ट से राहत पाई, लेकिन उनकी पार्टी कांग्रेसी अपने ट्वीट और सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम के पिता का नाम जानबूझकर दामोदर दास की जगह गौतम दास लिखती रही और इससे साफ है कि खेड़ा की जुबान गलती से नहीं फिसली थी, बल्कि उनकी पार्टी के लोग इस साजिश में भागीदार हैं। बहरहाल दोस्तों आपकी क्या राय होगी इनके जमानत को लेकर, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।